दोस्तों, नमस्कार। आईएफएल मार्केट्स की तरफ से मैं सबका आज स्वागत करता हूं नया आईपीओ हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजीज लिमिटेड के बारे में जानकारी देने के लिए। दोस्तों, हमने ये देखा है कि मार्केट बहुत बड़ा हुआ है और अभी आईपीओस काफी लगातार आते रहेंगे। तो इस श्रृंखला में ये पहला आईपीओ जो आ रहा है वो है हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजीज आईपीओ। पहले इस इशू की थोड़ा ब्रीफली बात करते हैं और कंपनी के बारे में उसके बाद हम बात करेंगे। ये इशू आज यानी कि सितंबर 7 को खुल रहा है और इशू जो है सितंबर 9 को बंद हो रहा है। प्राइस बैंड इसका 165 टू 166 रुपीस है। जो इशू है उसके अंदर कंपनी लगभग 702 करोड़ रुपए रेस करने वाली है। एक मिनिमम बिड जो आपको डालनी है वो 90 रुपए की है और इस इशू में एक ओएफएस भी है 3.57 करोड़ का शेयर्स का और फ्रेश इशू भी है 0.66 करोड़ शेयर्स का। तो कैसे ये आईपीओ के पैसे लिए जाएंगे? जो इंस्टीट्यूशनल पार्ट है उसका वेटेज 75% है, एचएनआई कैटेगरी का 15% और रिटेल कैटेगरी का 10%। तो अगर आपको इस तरीके के आईपीओस के बारे में और जानकारी चाहिए तो YouTube पे जाके बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि आपको रेगुलर अपडेट मिलते रहें हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद। चलिए अब मैं बात करता हूँ इस आईपीओ के बारे में। ये जो कंपनी है इसकी स्थापना जो है श्री अशोक श्रुता ने की थी, जो बहुत ही नामी एक आईटी इंडस्ट्री के स्टॉलवर्ट हैं। विप्रो के वाइस चेयरमैन रह चुके हैं। माइंडट्री कंपनी के फाउंडिंग चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर थे। 2011 में उन्होंने जब माइंडट्री छोड़ी थी उसके बाद ये कंपनी शुरू की और इतने छोटे समय में ये कंपनी अभी तक $100 मिलियन की सेल्स पे पहुंच गई है। ये जो कंपनी है ये क्या कंपनी है इसके बारे में चलिए थोड़ी और ज्यादा डिटेल में बात करते हैं। ये कंपनी जो है सबसे पहले ग्रोथ अगर हम बात करें तो पिछले 5 साल में इसका जो रेवेन्यू है वो 17% से ग्रो किया है। इसका मार्जिन जो पहले 9% होता था अब लगभग 11% के करीब था लास्ट ईयर और ये पहले क्वार्टर में 18.5% का इनका इबिट मार्जिन हो गया है, यानी कि प्रॉफिटेबिलिटी बहुत ही ज्यादा अच्छी हो गई है। कौन से सेगमेंट में ये कंपनी है और क्या विशेषता है इसकी? तो अगर आप बात करिए जो दूसरी कंपनीज हैं जैसे इन्फोसिस हुआ या विप्रो हुआ, ऐसी जो दूसरी हेक्सावेयर हुई, एल&टी हुई, छोटी कंपनी देखें तो परसिस्टेंट हुआ, माइंडट्री हुआ, साइएंट हुआ, उन सब कंपनी से ये क्या है इस कंपनी का डिफरेंस? पहले ये जानते हैं। सबसे पहले तो बात ये है, ये कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी बहुत हाई है बाकियों के मुकाबले में। तो जो छोटी मिड कैप कंपनीज हैं उनमें ऑन एन एवरेज प्रॉफिटेबिलिटी जैसे आरओई है वो 20-22% की रहती है, परंतु इस कंपनी की आरओई 27% की है। उसका रीजन क्या है? ये पर्टिकुलर कंपनी जो है ये डिजिटल में बहुत स्ट्रांग है। 97% ऑफ इट्स बिजनेस इज डिजिटल, वेयर एज जो इंडिया में नॉर्मल आईटी कंपनी होती है उसमें सिर्फ 35 से 50% बिजनेस जो है वो डिजिटल होता है। तो इस पर्टिकुलर रीजन की वजह से ये कंपनी बहुत डिफरेंस है। अगर हम बिजनेस वर्टिकल की बात करें तो एजुकेशन टेक्नोलॉजी जो काफी ही ग्रोइंग सेक्टर है पोस्ट कोविड, उससे इसका 21% ऑफ ओवरऑल रेवेन्यू आता है। हाईटेक से 21%, बीएफएसआई से 18%। काफी जो दूसरी आईटी कंपनीज हैं उसमें बीएफएसआई बहुत बड़ा होता है। मीडिया एंटरटेनमेंट और थोड़ा सा ट्रैवल 17%। तो अगर हम उस तरीके से देखें तो ये पर्टिकुलर इशू के अंदर हमें सीधा दिख रहा है कि काफी ज्यादा अपॉर्चुनिटीज हैं इस कंपनी को अपने को डिफरेंशिएट करने की बाकी लोगों के मुकाबले में
तो वैल्यूएशन चाहे इसकी दूसरी आईटी कंपनी से सिमिलर होगी, जो बड़ी कंपनीज हैं, लेकिन जो ईस्टर्न यूरोप में जैसे कंपनीज हैं, उनसे इसकी वैल्यूएशन जो है काफी सस्ती है। अब आप पूछेंगे कि क्यों मैं देख रहा हूँ ईस्टर्न यूरोपियन कंपनी। तो दोस्तों, जो ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज से कंपनीज हैं, उनका बिजनेस काफी सिमिलर है इसके साथ। तो जैसे ईपीएएम, ईपैम, दावा, ये दो एक कंपनीज हैं जो सिमिलर हैं कंपनीज हैप्पीएस्ट माइंड्स के। ये सारी कंपनीज प्योर नेक्स्ट जनरेशन सर्विस प्रोवाइडर हैं, एजाइल डिलीवरी करती हैं। तो दोस्तों, 87% है एजाइल डिलीवरी हैप्पीएस्ट माइंड की। इसका मतलब क्या है कि आप डिफरेंट डिफरेंट लोगों को अलग अलग ग्रुप से लेके इकट्ठा आके एकदम से अपना काम करवा लीजिए। तो ये बहुत ही बेहतरीन वे होता है काम करने का। ऑफरिंग जो है वो किधर है? प्रोडक्ट इंजीनियरिंग, डिजिटल स्ट्रैटेजी और एनालिटिक्स। पर कुछ डिफरेंसेस भी हैं। जो हैप्पीएस्ट माइंड्स हैं उसके टॉप 10% कस्टमर्स 48% है, वेरेस जो ईस्टर्न यूरोपियन कंपनीज है उनका 35% है। वो कंपनीज इससे जो ये दूसरी ईप एम है वो 20 गुना बड़ी है और डावा जो है 4 गुना बड़ी है। अभी हैप्पीएस्ट माइंड जो है छोटी, अभी नई कंपनी है, तो ऑब्वियसली उसको अभी थोड़ा समय लगेगा। हैप्पीएस्ट माइंड्स यूरोप में इतना ज्यादा नहीं है क्योंकि ये तो यूरोपियन कंपनी से अगर आप कंपैरिजन करें। और अगर हम इंडियन कंपनीज की बात करें, तो मुझे क्या लगता है कि एक तो बीएफएसआई पे जो है फोकस, उन कंपनीज का बहुत ज्यादा है, लेकिन हैप्पीनेस का काफी कम है। तो और ज्यादा कुछ बिजनेस के बारे में डिटेल में बात करते हैं। अगर हम बात करें बिजनेस की, तो प्रोजेक्ट इंजीनियरिंग से 51%, 91% बिजनेस जो है प्रोडक्ट इंजीनियरिंग सर्विसेज से आता है इस कंपनी का, जिसमें प्रोडक्ट्स बनाने होते हैं, प्लेटफॉर्म बनाने होते हैं। उस तरीके की जो प्रोडक्ट कंपनीज होती हैं उनको ये असिस्ट करता है। डिजिटल बिजनेस सोल्यूशन से 27% रेवेन्यू आता है। जैसे आपकी ऐप का डिजाइनिंग है, डेवलपमेंट है, टेस्टिंग है, पैकेज का इम्प्लीमेंटेशन है, वो सारा जो है 27% है ओवरऑल रेवेन्यू का। और इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट एंड सिक्योरिटी सर्विसेज, उसके अंदर ये स्पेशलाइजेशन जो है 22% रेवेन्यू आता है इनका टोटल में से, वो क्लाउड पे है। अभी क्लाउड पे इसलिए महत्वपूर्ण है कि आजकल के जमाने के अंदर लोग हर चीज क्लाउड पे मूव करना चाह रहे हैं अपने खुद के सर्वर्स वगैरह बनाने की जगह, और वो फास्टेस्ट ग्रोइंग स्पीड पे चल रहा है। चाहे आप अमेजोन को देखिए, चाहे माइक्रोसॉफ्ट एजोर को देखें, तो पूरा फोकस लोगों का जो है क्लाउड के ऊपर है और इनका फोकस उस पे है, इस नीश पे, इसलिए काफी अच्छा कर रहे हैं। थोड़ी और अगर हम बिजनेस की बात करें, तो इनका एक बहुत इंटरेस्टिंग पहलू ये है कि ऑन साइट जो है इनका बिजनेस, वो थोड़ा जो है कम है, इंडिया से ज्यादा है। उसकी वजह से इनकी जो रेवेन्यू है पर एम्प्लॉय, वो नॉर्मली एक इंडियन कंपनी की होती है 45 से $50,000 के करीब, वेयर इनकी जो है 37,000 की पर एम्प्लॉय की बिलिंग है। तो इस तरीके से ये थोड़ा सा जो है डिफरेंट है इसके अंदर। इनकी ऑन साइट जो है वर्कफोर्स, वो सिर्फ 5% है, वेरएज ऑन साइट वर्क, वेरएज जो बाकी कंपनीज होती है उनका ऑन साइट का जो प्रोपोर्शन होता है वो थोड़ा ज्यादा रहता है। फिर से अगर थोड़ा इशू के बारे में और बात करें, तो टोटल इशू साइज जो है उसके अंदर अगर आप देखेंगे तो ओएफएस के अंदर कुछ शेयर्स अशोक सूतारी बेच रहे हैं। सीबीडीएम जो एक प्रमुख प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर है, वो बेच रहा है। तो उसकी वजह से स्टेक जो है कम हो रहा है। अभी आप पूछेंगे कि क्या हमारा व्यू है इस इशू पे। तो दोस्तों, मुझे लगता है कि ये इशू काफी ही अच्छा इशू है और डेफिनेटली इन्वेस्टर्स को इस इशू में सब्सक्राइब करना चाहिए। आगे जाके बिजनेस पोटेंशियल जो है काफी हाई है इस पर्टिकुलर कंपनी का। तो जो भी अगर निवेशक चाहता है एक नई कंपनी में आईपीओ में इन्वेस्ट करना, उसके लिए ये पर्टिकुलर इशू बहुत ही अच्छा होगा। अब ज्यादा समय ना लेते हुए, जो हमारे जो दर्शक हैं उनके जो क्वेश्चन आए हैं, उनसे आंसर करके कुछ कंपनी के जो दूसरे पहलू हैं उनको
आंसर करने की कोशिश करूंगा। एक बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है, व्हाई शुड वी बाय व्हेन प्रमोटर्स आर सेलिंग देयर स्टेक। पहली बात तो ये है कि प्रमोटर, जो मेन प्रमोटर हैं, वो ज्यादा अपना स्टेक नहीं बेच रहे हैं। दूसरा, जो दूसरे शेयर होल्डर हैं, वो जो फंड्स होते हैं, उनको तो एक निर्धारित समय के लिए ही वो एक कंपनी के अंदर पैसा डालते हैं, तो वो अपना थोड़ा एग्जिट कर रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता उसकी वजह से आपको ऐसे मान लेना चाहिए कि प्रमोटर अपना सारा स्टेक बेच के जा रहे हैं। इनफैक्ट इस पर्टिकुलर कंपनी के अंदर लार्ज पार्ट ऑफ दी होल्डिंग is by the ESOP based holding काफी ज्यादा मिली हुई है एम्प्लॉइज को। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि कंपनी के अंदर कुछ ऐसा प्रॉब्लम आने वाला है जिसकी वजह से लोग छोड़ के जा रहे हैं। मेरे हिसाब से अगर आप बाकी मैट्रिक्स भी देखें तो ये काफी अच्छी तरीके से ये कंपनी चल रही है, तो उसके बारे में आपको इतना वरी नहीं करना चाहिए। ललित जी ने क्वेश्चन पूछा है कि लिस्टिंग प्राइस क्या होगा। देखिए ललित जी, लिस्टिंग प्राइस तो बताना बहुत मुश्किल है, क्योंकि जब मेरी लिस्टिंग इसका अगले हफ्ते जब भी होगा, तो कैसे किस रेट पे होगा वो हम नहीं बता पाएंगे। बट ये है कि कंपनी जो है क्लियरली पेडिग्री के हिसाब से, कॉर्पोरेट गवर्नेंस के हिसाब से बहुत ही अच्छी कंपनी है। मेरे हिसाब से आपको लिस्टिंग का प्राइस इतना मत सोचिए, और पैसा अगर है आपके पास तो डाल सकते हैं। इश्यू साइज बहुत छोटा है, तो एलोकेशन ज्यादा नहीं मिल पाएगी। अगला क्वेश्चन है मंदार का। मंदार का क्वेश्चन है, हाउ मेनी लॉट शुड आई इन्वेस्ट इन। मंदार, एज अ रिटेल इन्वेस्टर मुझे लगता है आप एक लॉट लें और आपको मिल जाए तो वो काफी अच्छा रहेगा। ज्यादा लॉट्स अगर आप लेंगे तो मुझे नहीं लगता कि आपको ज्यादा सब्सक्रिप्शन मिलेगा, क्योंकि रिटेल का जो लॉट साइज है वो काफी कम है। लाभ पालन जी को भी यही मैं सलाह दूंगा कि अगर आप एक लॉट भी लें तो वो भी अच्छा है। रबानी जी पूछ रहे हैं, शुड आई बाय और नॉट। डेफिनेटली रबानी जी, हमें लगता है कि इशू अच्छा है, तो आपको डेफिनेटली ये सब्सक्राइब करना चाहिए। और एक मिनट जरा देख लेते हैं और कुछ निवेशकों के। किरण जी पूछ रहे हैं, डू यू एक्सपेक्ट एनी लिस्टिंग गेन। तो किरण जी, जैसे हमने कहा कि बताना मुश्किल है कि लिस्टिंग गेन होंगे कि नहीं, पर इशू के हिसाब से और इसकी प्रॉफिटेबिलिटी है उसके हिसाब से मुझे क्लियरली लगता है कि ये प्राइस से अगले 3-4 महीने में ये करंट प्राइस से काफी बढ़त आपको दिख सकती है। तो यस, अगर आपका व्यू है थोड़ा लॉन्ग टर्म, तो आप डेफिनेटली इस इशू को देख सकते हैं। एक सवाल आया है कि प्रमोटर का पोस्ट इशू कितना स्टेक रहेगा। तो प्रमोटर का पोस्ट इशू 53% स्टेक रहेगा, तो आपको बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। डिसएडवांटेजेस मुकेश जी अगर आप पूछे तो मेरे हिसाब से एक जो डिसएडवांटेज है कि अभी स्केल जो है कंपनी का छोटा है, $100 मिलियन की कंपनी है। तो उसके हिसाब से अगर आप देखा जाए, जो काफी 2-3 जैसे हमने वो यूरोपियन कंपनीज का नाम लिया, उसके हिसाब से काफी ज्यादा ग्रोथ अपॉर्चुनिटी आगे जाके है, जो कंपनी हम सोचते हैं कि आगे वो कैपिटलाइज कर सकती है। अभी का रिसेंट ट्रेंड जो है वो ऑब्वियसली उससे कहना मुश्किल है कि ये कंपनी कर पाएगी कि नहीं, बट डेफिनेटली इस कंपनी के पास एबिलिटी तो बहुत ज्यादा है ये करने की। अगला सवाल पूछा है कि इसका यूएस के बिजनेस में क्या इफेक्ट आएगा। तो यूएस, तो आप देखिए कि बिजनेस जो है काफी अच्छा चल रहा है सबका। इसका अगर आप ओवरऑल देखें बिजनेस का, 77% बिजनेस जो है इसका अमेरिका से आता है, पर बीएफएसआई सेक्टर से इसका इतना नहीं है। टोटल बिजनेस 17.5% ही है। तो मुझे लगता है उस हिसाब से आपको यूएस में अगर थोड़ा बहुत स्लो डाउन भी होता है तो उसका इतना फर्क नहीं गिरना चाहिए, बिकॉज इसका ज्यादा फोकस हाईटेक, मीडिया और वो टाइप की कंपनी से है, जहाँ डेफिनेटली ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज अच्छी हैं, क्योंकि इस कंपनी ने एक नीश क्रिएट किया हुआ है। कैन वी अप्लाई आफ्टर मार्केट। तो अभी तो ये इशू 2 दिन और खुला है राकेश जी, तो आप बिल्कुल ही इसको कल भी आप इसमें या परसों भी आप इसमें निवेश कर सकते हैं यूपीआई द्वारा। मनीष शाह जी ने पूछा है कि नए स्टॉक कैसे इस मार्केट में डूबे।
तो मनीष, अगर आप आईएफएल के कस्टमर हैं तो हम मार्केट एक स्ट्रैटेजी रिपोर्ट भेजते हैं अपने निवेशकों को हर महीने। उसके अंदर कैसे कौन से स्टॉक अच्छे हैं वो पोर्टफोलियो के हिसाब से हम भेजते हैं। अभिषेक जी, हर कंपनी अलग टाइप की है। इस मंथ में जो आईपीओ आ रहे हैं, ये हैप्पीनेस माइंड जो है थोड़ा आईटी रिलेटेड है। रूट मोबाइल जो है वो थोड़ा टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर टाइप कंपनी है जो नेक्स्ट आईपीओ आ रहा है। फिर कैम्स का जो आईपीओ आ रहा है वो म्यूचुअल फंड रिलेटेड है। तो मुझे लगता है हर आईपीओ की अपनी विशेषता है और उसके अंदर क्या कंपनी किस रेट पे लेके आ रही है और क्या ग्रोथ है, उसके हिसाब से आपको निवेश करना चाहिए। तो हितेश जी ने पूछा है कि खरीदना चाहिए कि नहीं, तो बिल्कुल खरीदना चाहिए। किसी ने पूछा है आईपीओ में मिलना गारंटी है क्या? तो ऐसा कुछ नहीं है कि आईपीओ में ज़रूर ही मिलेगा। ये गारंटी है ऐसा हम नहीं कह सकते हैं। तो सुरेंद्र नाथ जी ने पूछा है कि इज़ इट बेटर फॉर इन्वेस्टिंग फॉर लॉन्ग टर्म? डेफिनिटली लॉन्ग टर्म में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। अभिषेक ने भी यही सवाल पूछा है कि ये लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा है, बिल्कुल ये कर सकते हैं। और यूपीआई के थ्रू इसकी इन्वेस्टमेंट है, तो आप ऑनलाइन, प्रकाश जी, आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। मेरे ख्याल से 90 का इसका लॉट साइज़ है। संदीप जी, अगर आपको नहीं मिला आईपीओ के टाइम, तो पहले दिन जब लिस्टिंग का होगा या उसके बाद अगर कभी रेट नीचे आया, तो डेफिनिटली आप इस स्टॉक को लेने का सोच सकते हैं। रति जी का सवाल है प्रॉफिट और रिस्क लेवल। मुझे लगता है वैल्यूएशन काफ़ी डिसेंट है, तो उस लेवल पे मुझे ऐसा नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा आपका लॉस होगा। जो एंकर बुक आया था, उसमें जिस तरीके के फंड्स इन्वेस्ट कर रहे हैं, उस हिसाब से मुझे लगता है कि काफ़ी अच्छा इश्यू ये आगे जाकर जाने वाला है। तो पीई रेशो की आपने बात की, अगर ट्रेलिंग पे देखें तो 26 टाइम है। इसी सेगमेंट की जो कंपनी दूसरी हैं, उनका भी इतना ही है, पर इस कंपनी की आरओई अच्छी है, ये डिजिटल प्ले ज़्यादा है इसका। अगर हम लास्ट क्वार्टर के नंबर्स की बात करें, तब तो इसका पीई बहुत ही सस्ता है, तो आगे जाके देखना होगा कि जो लास्ट क्वार्टर में इसका ईबिट मार्जिन इतना बढ़ गया था, वो सस्टेनेबल है कि नहीं। पर डेफिनिटली पीई के हिसाब से हमें थोड़ा रूम दिखता है इसका ऊपर बढ़ने के लिए। तो किसी ने पूछा है कि मिलता है तो होल्ड करें या निकाल दिए लिस्टिंग गेट पे? सी डिपेंड करता है कि कितना ऊपर जाता है। मान लीजिए अगर 30-40 रुपए ऊपर जाता है तो डेफिनिटली आप लेके रखिए। अगर देखिए कि लिस्टिंग पे 200 रुपए ऊपर चल जाता है तो डेफिनिटली आप बेच दीजिए, तब बहुत एक्सपेंसिव हो जाएगा। तो डिपेंड करता है क्या रेट के ऊपर लिस्टिंग होगा और इस हिसाब से आप अपनी स्ट्रैटेजी बना सकते हैं। तो हर्षल जी, मुझे लगता है कि अगर आप 1 लॉट डालें तो शायद आपको मिल जाएगा, अगर ज़्यादा लॉट डालेंगे तो मुझे नहीं पता कि आपको मिलेगा कि नहीं, क्योंकि डेफ़िनेटली ये इतना छोटा इश्यू है कि रिटेल पूरा सब्सक्राइब हो जाएगा। देवराज जी, जैसे हमने कहा कि लॉन्ग टर्म के लिए ये अच्छा है। कल्पेश ने भी लिस्टिंग गेन रिलेटेड सवाल पूछा है, वो हमने आंसर कर दिया है। हिनल ने पूछा है कि ये क्या कंपनी डेट फ्री है? बिल्कुल, ये जो कंपनीज़ होती हैं, इनमें कोई ऐसा डेट वगैरह नहीं होता है। तो आपको उस तरीके से कंपनी की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। और जो प्रमोटर की पेडिग्री है, वो इतनी स्ट्रॉन्ग है, सूता जी की, बहुत ही विख्यात आदमी है इस इंडस्ट्री के। तो मुझे लगता है, आप उस बारे में चिंता मत करिए। रिटेल के लिए कोई ऐसा डिस्काउंट वगैरह नहीं है इस इश्यू में, अनफॉर्चुनेटली दिनेश जी। लार्ज पार्ट ऑफ द इश्यू जो है इंस्टीट्यूशंस को दिया गया है, तो उसका आपको फ़ायदा नहीं हो पाएगा इस पर्टिकुलर इश्यू के अंदर। शोएब ने पूछा है, हाउ कैन यू कंपेयर दिस स्टॉक टू सायंट? अ, अच्छा सवाल है, इसका मैं ट्राई करता हूँ आंसर देने का। तो देखिए, अगर सायंट की बात करें तो इस कंपनी से सायंट 6 गुना ज़्यादा है, इसका $100 मिलियन का लगभग सेल है, सायंट का $325 मिलियन का सेल है। अगर आप प्रॉफिट की बात करें तो प्रॉफिट उसका, सायंट का 380 करोड़ का प्रॉफिट है, इसका 71 करोड़ का प्रॉफिट है। अगर आप ज्योग्राफिकल मिक्स की बात करें तो सायंट अमेरिका में 52% है
और इस कंपनी का 77% बिजनेस वहां से आता है। जो अगर आप इसकी बात करें बीएफएसआई की, तो साइंट जो है अ, उसका ज़्यादा फोकस नहीं है, उसका ज़्यादा अदर्स में है। इसका जो है हाईटेक मीडिया वगैरह में ज़्यादा फोकस है। तो थोड़ा-सा एक वे में कह सकते हैं कि उस वे में सिमिलैरिटी है इन सब में। और अगर हम बात करें टॉप क्लाइंट का शेयर का, टॉप 10% ऑफ द क्लाइंट्स में, तो काफ़ी सिमिलर है दोनों का। और एट्रिशन रेट की बात करें और बाकी सब चीज़ों की बात करें, तो काफ़ी सिमिलर हैं ये दोनों कंपनीज़। सो लॉट का मैं पहले ही बता चुका हूँ, और कि ये लॉट के बारे में आप देख लीजिए, क्योंकि छोटा ही इशू है। और जिसको भी लेना है वो कल परसों भी ये ले सकता है, और लॉन्ग टर्म के लिए भी ये स्टॉक अच्छा है। कंपनी का मार्केट शेयर कितना है? देखिए, अभी तो ये छोटी कंपनी है, $100 मिलियन की सेल्स है, तो ये नीश सेगमेंट के अंदर ये अपना काम कर रही है, तो आपको मार्केट शेयर वगैरह ऐसी कंपनीज में देखने का कुछ फायदा नहीं है। आप यूपीआई के थ्रू जो है इसको लेने का ट्राई करें, डेफिनेटली आपका इसमें इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। कोई ग्रे मार्केट की बात कर रहे हैं? देखिए, ग्रे मार्केट वगैरह जो है वो रिलायबल सोर्स नहीं होती इंफॉर्मेशन की, तो मेरे हिसाब से आपको ग्रे मार्केट वगैरह का ज़्यादा नहीं, वैल्यूएशन वगैरह जो है उसके ऊपर आपको ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। मोस्ट ऑफ द रेवेन्यू, और मुकेश जी ने पूछा है, मोस्ट ऑफ द रेवेन्यू फ्रॉम यूएस, इन टाइम इंडियन मार्केट इज नॉट फुली डिजिटल। तो ऑब्वियसली इंडियन मार्केट में भी आगे बहुत ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज है, और ये कंपनी जो है हमें लगता है काफी अच्छा कर सकती है। इनफैक्ट जो जिस तरीके से मैंने पहले बताया कि कैसे म्यूचुअल फंड्स ने इसमें इन्वेस्ट किया है, बहुत ही बड़े-बड़े इन्वेस्टर्स ने पैसा डाला है इसके एंकर बुक में। मुझे लगता है ये इश्यू रिटेल के अलावा एचएनआई में बहुत अच्छा सब्सक्राइब होगा, एंड इवन आपका जो इंस्टीट्यूशनल कैटेगरी है, उसमें भी बहुत अच्छे से होना पड़ेगा। बिगेस्ट क्लाइंट का वो ऐसे नाम रिवील नहीं करते सुरेंद्र नाथ जी, जो आप हम आपसे शेयर कर पाएँगे। लिस्टिंग का डेट पूछा गया है, तो लिस्टिंग जो है नेक्स्ट वीक में होने वाली है इसकी। सो वो प्रोसेस ऑफ बाइंग आईपीओ, जो हमारी यूपीआई रिलेटेड जो वीडियो है, वो हम ट्राई करेंगे उसको डिस्क्रिप्शन में लिखने का, जब हम यूट्यूब पे डालेंगे ये वीडियो, और उससे आप देख सकते हैं प्रोसेस कि कैसे इस आईपीओ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। किसी ने बोला है कि मेरा बैंक अकाउंट है और मेरा डीमैट अकाउंट है, मेरे फ्रेंड के बैंक अकाउंट से ये ले सकता हूँ। मेरे ख्याल से आप ऐसा नहीं कर सकते। आप ही के अकाउंट से ये पैसा जाना चाहिए। अभी अगर कोई और क्वेश्चन है जो अभी तक रिपीट नहीं हुआ है, सो नंद किशोर जी, आप डेफिनेटली इसको बाद में भी परचेज कर सकते हैं। जैसे कोई और आईपीओ होता है उस हिसाब से इसको भी आप परचेज कर सकते हैं। सो किसी ने पूछा है क्वेश्चन कि इंट्रिंसिक वैल्यू क्या है इस पर्टिकुलर शेयर की। इंट्रिंसिक वैल्यू अगर आप देखिए तो मेरे हिसाब से ये शेयर जो है यहाँ से 20-25% ऊपर
तो जा ही सकता है, ये मेरा एक्सपेक्टेशन है, अनुमान है। उससे ऊपर जाए, वो मार्केट के डिमांड सप्लाई के हिसाब से है, तो मुझे लगता है ये इश्यू में इतना दम तो अभी आराम से है। सो काफ़ी क्वेश्चन हमने आंसर कर दिए हैं एंड अब अगर थोड़ा और ये हमने आंसर जो Q&A में करे हैं, अगर उसके अलावा चैट में भी कोई क्वेश्चन है, तो वो भी हम अ, देख लेते हैं, कुछ अगर आया है। सो राकेश जी ने पूछा है कि मैं 3:30 के बाद आप मार्केट डाल सकते हैं? बिल्कुल राकेश जी, आप यूपीआई के थ्रू डाल सकते हैं। इसमें पैसा जो है, आप कल भी इसको डाल दीजिए। मुल्ला जी पूछ रहे हैं कि अगर मैं 5 लॉट के लिए अप्लाई करूँ तो 1 लॉट डेफ़िनेटली मिल जाएगा। मुल्ला जी ये जो है सिस्टम वो थोड़ा रैंडम होता है कि किसको मिलता है, किसको नहीं। तो इसलिए मैं आपको कन्फर्म नहीं कर पाऊँगा कि आप डालेंगे 5 लॉट तो आपको 1 मिल जाएगा। पर अगर आप चाहते हैं तो आप ट्राई कर सकते हैं। So, with this, I think so I have answered most of the questions which had come. आज जो लोगों ने अपने क्वेश्चन पूछे वो सारे आंसर हो गए। तो थैंक्स अ लॉट, सबका शुक्रिया। और आज हमने हिंदी में अटेम्प्ट किया ये करने का। इस पे ज़रूर हमें फीडबैक दीजिए कि कैसा ये आपको लगा। और नेक्स्ट टाइम हम ज़रूर नए जो आईपीओज आ रहे हैं उनकी के बारे में भी हम आपको अपना विश्लेषण देने के लिए ज़रूर हाजिर होंगे। थैंक्स अ लॉट, आईएफएल सिक्योरिटीज़ के हिसाब से की तरफ से नमस्कार।